तो आपको अभी ये जो चीजें हैं ये अभी नहीं समझ में आएगी, ठीक है, क्योंकि इसके लिए मुझे आपको पूरा 1-2 दिन पढ़ाना पड़ेगा, तब जाकर के ये आप लोगों को समझ में आएगी, और वो अभी हमारे लिए रिलेवेंट है ही नहीं, एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आता है। तो इसके लिए सिर्फ आपको क्या याद रखना है कि हमें रिकॉर्ड्स की ऑडिट कब होगी, जब अगर ओनली टेबल ए में काम कर रहे हो तो टेबल ए का टर्नओवर ग्रेटर देन इक्वल टू 50 करोड़ है और इंडिविजुअल टर्नओवर ग्रेटर देन इक्वल टू 25 करोड़ है। टेबल बी के लिए ये लिमिट क्या है, 100 करोड़ और 35 करोड़। सिर्फ इतना सा याद रखना है, इसी से ऑब्जेक्टिव बन करके आएगा तो आएगा, इसके भी चांसेस कम है, क्योंकि ये ऑडिट का रूल ही ऐसा है कि आप लोगों को अभी पूरा समझाया नहीं जाता है, तो इसके क्वेश्चंस बहुत रेयर आते हैं। नाउ नेक्स्ट चीज, एक्सेप्शन क्या है, क्या हर एक कंपनी को कॉस्ट ऑडिट करवाना ही पड़ेगा? अगर वो ये लिमिट्स कंप्लाई कर रही है तो क्या कॉस्ट ऑडिट होगी ही होगी? तो नहीं। अगर आपकी कंपनी सेज में सिचुएटेड है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर सिचुएटेड है, तो आपको कॉस्ट रिकॉर्ड्स की ऑडिट नहीं करवानी है, आपको ऑडिट नहीं करवानी है। और अगर आपकी कंपनी ईओयू के अंदर है, ईओयू मतलब एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स के अंदर आती है। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स का मतलब क्या होता है कि आपके टर्नओवर का 75% से ज्यादा माल एक्सपोर्ट होता है, तो आपका कॉस्ट ऑडिट नहीं होगा, ठीक है। चाहे आप इन लिमिट्स को क्रॉस कर रहे हो, बट आप सेज हो या ईओयू हो, तो आपका कॉस्ट ऑडिट नहीं होगा। इसका थर्ड एक्सेप्शन भी है, 3 एक्सेप्शन है इसके अंदर। इसका थर्ड एक्सेप्शन भी है, मैम ईओयू का फुल फॉर्म क्या बताया? एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स। ठीक है। नाउ थर्ड एक्सेप्शन क्या है कि अगर आपकी कंपनी इलेक्ट्रिसिटी मैन्युफैक्चरिंग करती है, इलेक्ट्रिसिटी मैन्युफैक्चर करती है और पूरी इलेक्ट्रिसिटी 100% कैप्टिव कंज्यूम कर लेती है। कैप्टिव कंजम्पशन पड़ा है मैम, इन हाउस कंजम्पशन से रिलेटेड होता है शायद कि आप खुद की उसकी यूनिट पे कंजम्पशन हो जाता है पूरा का पूरा। आप इलेक्ट्रिसिटी मैन्युफैक्चर कर रहे हो और आपकी खुद की यूनिट में ही उसका पूरा कंजम्पशन हो रहा है, तो दैट इज 100% कैप्टिव कंजम्पशन। कैप्टिव कंजम्पशन हो रहा है तो भी आपको कॉस्ट ऑडिट करवाने की जरूरत नहीं है। जो इलेक्ट्रिसिटी मैन्युफैक्चर हो रही है उसका कॉस्ट ऑडिट करवाने की जरूरत नहीं है, अगर आपका इलेक्ट्रिसिटी मैन्युफैक्चर होके 100% कैप्टिव कंजम्पशन हो जाता है तो। ठीक है, ये 2 पॉइंट समझ में आए। सबसे पहले मैं वापस से रिवाइज करवा रही हूँ, रिकॉर्ड्स कब मेंटेन करने हैं? टर्नओवर 35 से 35 से ज्यादा हो, टर्नओवर 35 करोड़ या उससे ज्यादा है, लास्ट ईयर का टर्नओवर, टेबल ए टेबल बी किसी का भी। नाउ कॉस्ट ऑडिट कब होगा? मैं पूछ रही हूँ आपसे क्वेश्चंस। अगर टेबल ए का टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा, 50 करोड़ या उससे ज्यादा है ना? टेबल बी का टर्नओवर 100 करोड़ या 100 करोड़ या उससे ज्यादा, 100 करोड़ या उससे ज्यादा है। और दोनों के लिए इंडिविजुअल लिमिट्स कितनी है? 25 और 35 35 करोड़ और 35 करोड़। ठीक है, ठीक है। नाउ एक्सेप्शन के अंदर 3 नाम आते हैं। ये एक्सेप्शन किसके हैं? कॉस्ट ऑडिट के, कि आपको कॉस्ट ऑडिट नहीं करवाना है, कॉस्ट रिकॉर्ड्स तो मेंटेन करने ही पड़ेंगे, है ना? ये चीज अच्छे से ध्यान रखना, कॉस्ट रिकॉर्ड तो मेंटेन करने ही पड़ेंगे, बस कॉस्ट ऑडिट से रिलैक्सेशन है आपको। किस किस को? अगर आप सेज में सिचुएटेड हो, अगर आप ईओयू हो, अगर आप 100% इलेक्ट्रिसिटी मैन्युफैक्चर करके कंज्यूम कर लेते हो, ठीक है, कैप्टिव कंजम्पशन कर लेते हो। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट ऑडिट में ये फिगर है जहाँ पे इक्वल टू नहीं आता है साथ में, ग्रेटर देन 75% है वर्ड, है ना? बाकी हर जगह आपको ग्रेटर देन इक्वल टू ही मिलेगा,
चारों लिमिट्स में ग्रेटर देन इक्वल टू, इस लिमिट में भी ग्रेटर देन इक्वल टू, सिर्फ ये लिमिट है जहां पे ग्रेटर देन आ रहा है। देन क्वालिफिकेशन क्या होती है? कॉस्ट ऑडिट कौन कर सकता है? सीएमए कर सकता है, उसके CMA पास सीओपी होना कंपलसरी है। कॉस्ट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कौन करता है? तो अब मैं पहले कुछ दूसरे क्वेश्चंस पूछ रही हूँ। फाइनेंशियल ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कौन करता है? मैम अगर गवर्नमेंट कंपनी हो तो सीएजी, गवर्नमेंट और अगर कंपनी हो नॉन तो गवर्नमेंट CAG, हो तो, POD और अगर ऑडिट कमेटी हो तो ऑडिट कमेटी। कहाँ से ऑडिट कमेटी तो committee आ रिकमेंड गई? करती है नेम। रिकमेंड करती है, लेकिन सेलेक्ट तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करता है। शेयर होल्डर्स करते हैं। फर्स्ट ऑडिट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स शेयर। यस, अगर अपॉइंटमेंट स्टैट्यूटरी ऑडिटर का हो रहा है, गवर्नमेंट कंपनी के केस में सीएजी कर रहा था, नॉन गवर्नमेंट कंपनी के केस में अपने शेयर होल्डर्स कर रहे थे। फर्स्ट ऑडिटर है तो बात अलग थी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कर रहे थे, ठीक है। अच्छा, सोल प्रोप्राइटर के केस में कौन करेगा? सोल प्रोप्राइटर खुद। खुद। पार्टनरशिप के केस में पार्टनर्स खुद, है ना। ना Partners। इंटरनल ऑडिटर कौन अपॉइंट कर रहा था? मैनेजमेंट मैनेजमेंट, है ना। इंटरनल ऑडिटर कौन अपॉइंट कर रहा था? मैनेजमेंट। नाउ कॉस्ट ऑडिटर कौन अपॉइंट कर रहा है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, चाहे कोई सा भी कॉस्ट ऑडिटर हो, है ना, चाहे वो फर्स्ट हो चाहे वो सेकंड हो, कभी भी मेंबर्स के पास में ये राइट नहीं दिया है। सेक्शन 148 ने कहा है कि कौन अपॉइंट करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करेंगे विद कंसल्टेशन ऑफ ऑडिट कमिटी। ऑडिट कमिटी का कंसल्टेशन का मतलब यही कि रिकमेंड कौन करेगा? ऑडिटर, ऑडिट कमेटी करेगी, और अपॉइंट कौन करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करेंगे, ठीक है। अब बात आ रही है रेम्युनरेशन की। ये फोर्थ पॉइंट किसका था? अपॉइंटमेंट का। अपॉइंटमेंट कौन करता है? हमेशा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विद कंसल्टेशन ऑफ ऑडिट कमेटी। अब बात आ रही है कि कॉस्ट ऑडिटर का रेम्युनरेशन कौन डिसाइड करेगा? तो रेम्युनरेशन हमेशा डिसाइड करते हैं शेयर होल्डर्स, है ना। ये अपन ने स्टैट्यूटरी ऑडिटर के लिए क्या बात करी थी? जो अपॉइंट करता है वही रेम्युनरेशन डिसाइड करता है ना। बस गवर्नमेंट कंपनी के केस में जनरल मीटिंग में होता है, यानी शेयर होल्डर्स करते थे, याद है सबको? यस मैम, मेंबर्स करते हैं। Yes, और बाकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करे तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मेंबर जो अपॉइंट कर रहा है अपॉइंट तो कर रहा है मेंबर। वही रेम्युनरेशन डिसाइड करता है। बट कॉस्ट ऑडिट के केस में अपॉइंट तो कौन करते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बट रेम्युनरेशन कौन डिसाइड कर रहा है? शेयर होल्डर्स, ठीक है। अमाउंट वही, सबसे पहले ऑडिट कमेटी एक अमाउंट बताएगी, उसे अप्रूव करेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और फाइनल उसके ऊपर रेजोल्यूशन पास करेंगे शेयर होल्डर्स। तो ऑब्जेक्टिव में अगर क्वेश्चन आ जाता है तो फाइनल अपॉइंट कौन डिसीजन ले रहा है? शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स आंसर है इसका, ठीक है। तो मैक्सिमम इसके कॉस्ट ऑडिट का जो सेक्शन आता है अपने पास में ऑब्जेक्टिव्स के अंदर ही आता है ना। तो ऑब्जेक्टिव्स के अंदर जो भी क्वेश्चंस आ सकते हैं वो सारे यहाँ पे नोटबुक में मैंने आपके लिखे हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट रूल्स, जो ये 2014 थे इसके। हमने कहा कि इसमें कितने टोटल रूल्स हैं? 6 रूल्स हैं इसके अंदर। टोटल कितने रूल्स हैं? टोटल 6 रूल्स है, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। रूल नंबर 1 शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट से रिलेटेड है। शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट मतलब इन रूल का नाम क्या होगा? तो हमें पता ही है, कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट रूल्स 2014। ये कमेंस कब हुए? तो ये आपको याद रखना है कि ये कमेंस हुए 30 जून 2014 को। ये कमेंस कब हुए? 30 जून 2014 को। ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन आ सकता है। रूल नंबर 2 हमारे से कभी नहीं पूछेंगे, डेफिनेशन पार्ट है। कॉस्ट ऑडिटर कौन होता है, कॉस्ट रिकॉर्ड का मतलब क्या होता है, ये सब हमारे नहीं आता है। तो डेफिनेशन पार्ट हमें कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। जो भी डेफिनेशंस दी हुई है बहुत सिंपल सी। कॉस्ट ऑडिटर कौन होगा? सीडब्ल्यू होगा। सीडब्ल्यू कौन होता है? वही जो अपने सीडब्ल्यू एक्ट के अंदर जिसने डिग्री लिया है ना। तो इस टाइप की बहुत सिंपल सी डेफिनेशंस दी हुई है। कॉस्ट स्टेटमेंट्स किसे कहते हैं? तो वो सब हमारे लिए इररिलेवेंट है। रूल नंबर 3 है एप्लीकेशन ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड्स, यानी कि कौन सी कंपनीज के ऊपर कॉस्ट रिकॉर्ड एप्लीकेबल होगा कि उनको कॉस्ट रिकॉर्ड्स बनाने पड़ेंगे। कौन सी कंपनीज के ऊपर होते हैं?
35 करोड़ से ऊपर जिनका 35 प्रोसीजर में करोड़ और ज्यादा 35 करोड़ से ज्यादा हो। 35 करोड़ और मोर जिनका टर्नओवर है। तो पॉइंट नंबर 1 अपन ने रूल नंबर 3 है। तो आपसे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रूल नंबर 3 किससे रिलेटेड है। तो दैट इज एप्लीकेशन ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड्स, एप्लीकेबिलिटी ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड्स। किन कंपनीज को कॉस्ट रिकॉर्ड्स बनाने हैं उसके लिए बात कही गई है रूल नंबर 3 के अंदर। नाउ एप्लीकेबिलिटी ऑफ कॉस्ट ऑडिट, ऑडिट किसको करवाना है ये तो हम पढ़ ही चुके हैं। इसका रूल नंबर कौन सा है, रूल नंबर 4 है इसका। ठीक है, तो एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में आ सकता है रूल नंबर 4 किसका है। तो कॉस्ट ऑडिट की एप्लीकेबिलिटी के लिए सारी चीजें हमें रूल नंबर 4 में दी हुई है। नाउ रूल नंबर 5, रूल नंबर 5 अभी तक हमने नहीं पढ़ा है। क्या है, बहुत ही सिंपल सा, मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड्स। देखिए रूल नंबर 3 में हमने एप्लीकेबिलिटी पढ़ी थी कि कौन सी कंपनी को बनाना पड़ेगा। बनाना कैसे है ये रूल नंबर 5 बताता है, बनाना कैसे है ये रूल नंबर 5 बताता है। रूल नंबर 5 के अंदर एक फॉर्म दिया हुआ है CRA1। रूल नंबर 5 के अंदर एक फॉर्म सजेस्ट किया है CRA1। CRA1 के अंदर आपको रूल्स दिए हुए हैं कि किस मैनर के अंदर आपको मटेरियल का अमाउंट डिसाइड करना है। आप जो कॉस्ट शीट में मटेरियल लिखते 10 लाख रुपए, ये 10 लाख रुपए आए कहाँ से, आए कैसे, कौन से रूल्स आपने लगाए, ये सारे रूल्स हमें कहाँ पे दिए हुए हैं, CRA1 के अंदर दिए हुए हैं, है ना। आप लोग लेबर करते हो, लेबर के अंदर कोई अमाउंट लिखा हुआ है सामने 50 लाख रुपए, ये 50 लाख आप कैसे बोल रहे हो कि आपके लेबर की कॉस्टिंग 50 लाख रुपए लगी, इसको किस तरीके से कैलकुलेट करना है, ये सारे रूल्स हमें कहाँ दिए हुए हैं, CRA1 के अंदर दिए हुए हैं। ठीक है, CRA1 कौन सा हमें रूल प्रेस्क्राइब्ड करता है, रूल नंबर 5 हमें प्रेस्क्राइब्ड करता है। तो सिंपली रूल नंबर 5 हमें ये बता रहा है कि कॉस्ट रिकॉर्ड्स आपको मेंटेन कैसे करने हैं। तो इस CRA1 के अंदर 30 कॉस्ट रिकॉर्ड्स गिवन है। ये मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, ऐसे कितने नाम गिवन है, हमें 30 नाम गिवन है। उन 30 नाम के लिए रूल्स दिए हुए हैं कि आपको कैसे इनका वैल्यूएशन करना है, इनकी अमाउंट्स का। समझ में आया रूल नंबर 5? यस मैम। ठीक है, चलिए नाउ रूल नंबर 6। 30 के 30 रिकॉर्ड CRA1 में होंगे। क्या 30 के 30 रिकॉर्ड्स CRA1 में ही होंगे। CRA1 में ही दिए हुए सारे रूल्स एक साथ। तो मैम ये रूल है हमारे कोर्स में, इनके नाम ही है केवल? कुछ भी नहीं है आपके कोर्स में, सिर्फ ये ऑब्जेक्टिव आ सकता है CRA1 क्या है। ठीक है, नाउ रूल नंबर 6, रूल नंबर 6 है प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑडिटर एंड सबमिशन ऑफ रिपोर्ट। ये पूरा प्रोसीजरल पार्ट है कि कॉस्ट ऑडिटर अपॉइंट कैसे होता है, कितने टाइम पीरियड में अपॉइंट होगा, कैसे होगा, ये सब चीजें हमें रूल नंबर 6 में दी हुई है, जो कि हम अगर अभी टाइम मिला तो अभी पढ़ लेंगे, वैसे टाइम मिलेगा नहीं तो कल हम इसे डिस्कस करेंगे। रूल नंबर 6 मैं पेंडिंग छोड़ूंगी आज के लिए, जिसे हम कल डिस्कस करने वाले हैं। नाउ 4 फॉर्म्स, मैंने आपको क्या कहा, इस रूल्स के अंदर ये जो कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट रूल्स थे, इसके अंदर 6 तो रूल दिए हुए हैं और 4 फॉर्म दिए हुए हैं। 6 रूल मैंने आपको पढ़ा दिए। रूल के नेम्स याद होने चाहिए कि रूल नंबर 1 किससे रिलेटेड है, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3, 4, 5, 6। इसके अलावा इससे ज्यादा हमें पढ़ने की नीड नहीं है। रूल नंबर 4 फॉर्म्स किस किस के हैं, तो 4 फॉर्म्स आज क्रैम कर लेना किस किस के हैं। CRA1, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे भी बताया था CRA1 किसका है, कॉस्ट रिकॉर्ड्स का है। ठीक है, तो CRA1 इज फॉर कॉस्ट रिकॉर्ड्स। CRA2 क्या है कि ऑडिटर का अपॉइंटमेंट हो गया। कौन से ऑडिटर का, कॉस्ट ऑडिटर का। तो जब भी कॉस्ट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट होता है, कंपनी को सेंट्रल गवर्नमेंट को बताना पड़ता है कि हमारी कंपनी के अंदर ऑडिटर अपॉइंट हो चुका है। ठीक है, तो उसके लिए वो एक फॉर्म फाइल करती है, उस फॉर्म का नाम क्या है, CRA2। तो CRA2 इज रिलेटेड टू इंटीमेशन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर टू दी सेंट्रल गवर्नमेंट। नाउ ये फॉर्म कितने टाइम पीरियड में भर देना चाहिए,
जब से आपका ऑडिटर अपॉइंट हुआ है उसके 30 डेज के अंदर अंदर फॉर्म CRA2 फिल कर देना चाहिए। CRA2 कौन फाइल करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट, कंपनी कंपनी। सॉरी, सेंट्रल गवर्नमेंट किसको को फाइल करेगी। किसको फाइल करेगी? Central सेंट्रल government। गवर्नमेंट को। सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों फाइल कर रही है? कॉस्ट ऑडिटर के अपॉइंटमेंट के लिए। कॉस्ट ऑडिटर के अपॉइंटमेंट के लिए। अच्छा, स्टैट्यूटरी ऑडिटर के अपॉइंटमेंट के लिए कौन सा फॉर्म जाता है? ADT1। ADT1, है ना? तो इस तरीके से थोड़ी सी चीजें वापस से रिकॉल करते रहा करो, वरना एग्जाम में क्या हो जाएगा, कंफ्यूजन हो जाएगा। नाउ CRA3 ऑडिटर अपॉइंट हो गया। ऑडिटर का क्या काम है? ऑडिट रिपोर्ट बनाना। तो ये ऑडिटर कौन सी रिपोर्ट बनाएगा? कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट। ये कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट वो किसको सबमिट करता है? कंपनी को सबमिट करता है, ठीक है। नाउ इस ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट फिक्स्ड है, उसी फॉर्मेट के अंदर ऑडिटर को ये CRA मतलब फॉर्मेट कौन सा कहाँ पे दिया हुआ है? CRA3 के अंदर। इस CRA3 में ही उसे कंपनी को अपना ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करना होता है। तो CRA3 क्या है? कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट का है। कौन देता है? ऑडिटर देगा, ऑब्वियसली ऑडिट रिपोर्ट है तो। किसको फिल करता है? कंपनी को देता है। कब देगा? जब रिपोर्ट बन जाएगी उस समय पकड़ा देगा। क्लियर CRA3 सबको? नाउ CRA4। CRA4 जब कंपनी को ऑडिटर से ऑडिट रिपोर्ट मिल गई, जिस दिन कंपनी को ऑडिटर से ऑडिट रिपोर्ट मिल गई, उसके 30 दिन के अंदर अंदर कंपनी का रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ये ऑडिट रिपोर्ट किसको फाइल करे? सेंट्रल गवर्नमेंट को फाइल करे। ऑडिटर का रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को फाइल करे। ऑडिटर तो किसको फाइल करेगा ऑडिट रिपोर्ट? कंपनी को। नाउ कंपनी का क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है? वो सेंट्रल गवर्नमेंट को फाइल सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट को फाइल करेगा। नाउ सेंट्रल गवर्नमेंट को कितने दिन में फाइल करनी है ऑडिट रिपोर्ट? 30 days from 30 the receipt days, of yeah. cost audit report. 30 days from the day on which the audit report is received. Clear? कौन से फॉर्म के अंदर जाती है? CRA4। CRA4 के अंदर। क्लियर? तो आप फटाफट से बताइए CRA1 किसका था? कॉस्ट रिकॉर्ड्स। CRA2? मैम कॉस्ट ऑडिटर के अपॉइंटमेंट के लिए जो कंपनी Appointment। सेंट्रल गवर्नमेंट को देती है। यस, कितने टाइम पीरियड में? Within 30 days. 30 days। CRA3? ऑडिट रिपोर्ट मैम कॉस्ट Audit- ऑडिट रिपोर्ट audit- कंपनी को। है ना? यस, ऑडिट रिपोर्ट है। कौन देगा? ऑब्वियसली ऑडिटर देगा। किसको देगा? ऑडिटर कंपनी कंपनी को। नाउ CRA4? कंपनी कंपनी देगी सेंट्रल गवर्नमेंट कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट फाइल करेगी। Within 30 days. 30 डेज में जब से उसे कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट मिला है। ओके, अच्छा, कॉस्ट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कौन करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। Board of बोर्ड ऑफ Directors. डायरेक्टर्स विद कंसल्टेशन विद ऑडिट कमिटी। कमेटी। Committee. रेम्युनरेशन कौन डिसाइड करता है? शेयर होल्डर्स Shareholders. मेंबर। यस। एप्लीकेबिलिटी ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड्स का कौन सा रूल है? मैम रूल नंबर Rule 3। Rule 3. कब एप्लीकेबल होते हैं कॉस्ट रिकॉर्ड्स? टर्नओवर ऑफ द प्रीसीडिंग ईयर 35 करोड़ से अब 35 करोड़। यस। और कॉस्ट ऑडिट के लिए क्या क्या लिमिट्स थी? टेबल ए के लिए 50 करोड़ 50 एंड इंडिविजुअल 25 करोड़। इंडिविजुअल के लिए 25 and 35. ठीक है, ओके। नाउ प्रोसेस कौन से रूल में गिवन है आपका? मैम Rule 6. रूल 6 के अंदर गिवन है। अच्छा, टेबल ए और टेबल बी दोनों के लिए रिकॉर्ड मेंटेनेंस की लिमिट अलग अलग है या सेम है? मैम सेम है रिकॉर्ड मेंटेनेंस। सेम है मैम, सेम है। Same है ओके, 35. नाउ कौन सी कंपनीज को कॉस्ट ऑडिट नहीं करवाना पड़ेगा? says EOU Says and EOU, company जो 100% electricity company और sales. अच्छा, EOU का क्या मतलब होता है?
एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट जिनकी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनी। जिनका टर्नओवर 75% से ज्यादा एक्सपोर्ट होता है। नाउ मैंने नोट्स में आपको यहाँ पे टेबल ए दिया हुआ है। टेबल ए का मतलब है रेगुलेटेड सेक्टर, जिसके अंदर ये सारे रेगुलेटेड सेक्टर सारे टेलीकम्युनिकेशन, शुगर, पेपर एंड पल्प, फर्टिलाइजर्स, इलेक्ट्रिसिटी, फार्मास्यूटिकल्स एंड पेट्रोल। ठीक है, ये सारे कौन से हो गए हमारे रेगुलेटेड सेक्टर्स हो गए। टेबल बी के अंदर टोटल 26 कंपनीज के जो सेक्टर्स हैं उनके नाम गिवन है, हमें लर्न नहीं रखने हैं, हमें सिर्फ टेबल ए लर्न रखनी है, इसलिए टेबल ए के नाम दिए हैं। ओके, नाउ एक छोटी सी चीज कि कॉस्ट ऑडिटर भी हर साल अपॉइंट होता है। कॉस्ट ऑडिटर भी हर साल अपॉइंट होता है। कौन अपॉइंट करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विद कंसल्टेशन ऑफ ऑडिट कमेटी। कितने टाइम पीरियड में ऑडिटर अपॉइंट होता है? विद इन 180 डेज ऑफ स्टार्ट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। जो गवर्नमेंट कंपनी वाले केस में चीज थी, सेम कॉस्ट ऑडिटर के केस में है, विद इन 180 डेज ऑफ स्टार्ट ऑफ फाइनेंशियल ईयर। क्लियर सबको? मैम क्या बताए, एक और बार रिपीट कर दो। कॉस्ट ऑडिटर 180 दिन के अंदर अंदर अपॉइंट करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। 180 दिन कब से? फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। जैसे 1 अप्रैल 2019-20 के लिए मुझे ऑडिटर अपॉइंट करना है, तो 1 अप्रैल 2019 से 180 दिन काउंट करूंगी, तो 26-27 सितंबर जो भी डेट आती है आपकी, उस दिन तक आपको ऑडिटर अपॉइंट कर लेना है। ओके मैम। ओके, तो ना ये चीज आप लोगों का हो गया कॉस्ट ऑडिट का। प्रोसेस रूल नंबर 6 मेरा बाकी है, जो अपन कल डिस्कस करेंगे। ओके, क्लियर? सबको समझ में आई कॉस्ट ऑडिट? यस मैम। केवल लिमिट्स और याद रखनी है, होती क्या है, करते कैसे हैं, सब कुछ फाइनल के अंदर आएगा हमारा। चलिए, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।